राजा शर्मा जी द्वारा लिखी ये नई कहानी आज के भारत के संदर्भ में बिल्कुल सार्थक प्रमाणित होती है। कहानी एक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है जो पृष्ठभूमि से तो एक आदिवासी होता है, लेकिन खुद के परिश्रम से बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करता है। लेकिन सरकार और भाग्य उसको समर्थन देने की बजाय उसके भाग्य में अंधकार भर देते हैं। आगे की कहानी के लिए आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। कहानी कब पूरी होगी। वो सरकार की दृष्टि में एक नक्सल था और वो देश के लिए खतरा था। वो एक पढ़ा लिखा लड़का था जो गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद शहर चला गया था, जहां उसने काम और मजदूरी करने के साथ साथ पढ़ाई भी की थी और करीब 10 वर्षों की मेहनत के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी। फिर वो गांव आ गया था और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाने लगा। उसको शहर के दोस्तों से और शहर की कुछ संस्थाओं से अनुदान मिलने लगा, जिसको वो गांव में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर खर्च करने लगा। धीरे धीरे लोगों में जागृति आने लगी और जंगल के उस गांव के लोग अपने अधिकारों को पहचानने लगे। उसने सभी को इकट्ठा किया और एक दिन पास के शहर में कलेक्टर के घर के सामने प्रदर्शन करके उनके गांव में एक कॉलेज खुलवाने की मांग की। कुछ दिनों के बाद ही उस पढ़े लिखे आदिवासी को पुलिस पकड़ कर ले गई और उस पर नक्सली होने का ठप्पा लगा दिया गया। सरकार ने उसके जैसे पढ़े लिखे उन लोगों को अर्बन नक्सल कहना शुरू कर दिया था। जेल की कोठरी में उसको 3 महीने हो गए थे, लेकिन ना तो उसकी कोई सुनवाई हुई थी और ना ही कोई उसकी जमानत करवाने आया था। उसको विदेशी मुद्रा गलत ढंग से भारत में लाने के आरोप में बंद किया गया था और 2 वर्षों तक अब कोई जमानत नहीं होनी थी। एक रात उसने अपनी डायरी निकाली और समय का सदुपयोग करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं और मेरे पास पीएचडी की डिग्री भी है, लेकिन ना जाने मुझे यहां लोग या तो आदिवासी कहते हैं या फिर अर्बन नक्सल। मैंने ना जाने कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा मुझे दी जा रही है। यह सत्य है कि मेरे जैसे आदिवासी लोग जंगल में ही जन्म लेते हैं और उनका बचपन और अधिकतर पूरी जवानी या जीवन भी जंगल में बीत जाता है। मेरे जैसे कुछ भाग्यशाली होते हैं जो शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। हम आदिवासी लोग जंगल के एक एक पेड़ पौधे, फूल और फलों को पहचानते हैं। वनवास के दौरान श्री राम जी और उनके साथियों के द्वारा खाया जाने वाला फल, कंद मूल भी हमारे जंगलों में बहुत होता है। कुछ चालाक लोग हैं जो हमारे यहाँ से उस फल को शहर में जाते हैं और 100 रुपए में खरीदे हुए फल के छोटे छोटे टुकड़े करके 20-20 रुपए में राम जी का प्रसाद कहकर उस फल को 1000 तक में बेच देते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो ना तो राम जी को जानते हैं और ना ही उनके वनवास को। हम आदिवासी लोग अक्सर अपने हाथों से बना हुआ कपड़ा ही पहनते हैं, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं अब शहरी कपड़े पहनने लगा। हम भारत के शक्तिशाली देवताओं या भगवानों राम, कृष्ण इत्यादि को ना मानकर बहुत से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे लिए तो पेड़ और पौधे भी पूजनीय होते हैं, क्योंकि हमारे जंगलों में पढ़े लिखे डॉक्टर तो होते नहीं है। हमारे रोगों और परेशानियों का इलाज तांत्रिक या ओझा ही करते हैं और हमारे गांव में ऐसे लोगों का खूब आदर होता है।
हर गांव में पंचायत होती है और सभी पंचायत के फैसले को मानते हैं। हम भी इंसानों की तरह बच्चे पैदा करना जानते हैं और हम अपने बच्चों के नाम भी विधि विधान से रखते हैं। हम में से बहुत से लोग जानवरों की बोलियों को भी समझ सकते हैं। हम बहुत ही आसानी से जानवरों और पक्षियों को पकड़ लेते हैं। कुछ आदिवासी तो अब पक्षियों को शहर में बेचने भी लगे, पर मेरा मन ये देखकर बहुत ही दुखी होता है। हम मांसाहारी हैं और हम लगभग हर जानवर का मांस खाते हैं, क्योंकि हम गाय और सुअर का भेद नहीं जानते और हमारे लिए हर जानवर जिंदा मांस है जिसको मारकर खाया जाता है। इसलिए हमारे लिए खाने पीने के कारण कभी शहरों की तरह झगड़े नहीं होते। हम धनुष बाण का प्रयोग करते हैं और अपने छोटे मोटे हथियार खुद ही बनाते हैं। हम अपने गहने, हमारे ढोल, रहने के मकान, दवा दारू खुद ही तैयार करते हैं। नदी पार कर शहर जाने के लिए नौका भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। कुछ लोग आजकल लकड़ी और पत्थर की सुंदर सुंदर मूर्तियां और चीजें बनाकर शहर में बेचने लगे और मैं इस काम को प्रोत्साहित करता था जब मैं जेल से बाहर था। हमारे नौजवान उन लड़के और लड़कियों से कहीं बेहतर चित्रकार हैं जो बियर के नशे में सिगरेट के सुट्टे लगाते हुए कैनवास पर लकीरें खींचते हैं बड़े बड़े फाइन आर्ट्स के स्कूलों और कॉलेजों में। एक बात मैं जरूर लिखना चाहूंगा कि हमारे शहरों में सभी खा पी कर पेट भरकर सोते हैं, लेकिन हमारे जंगलों में बहुत से आदिवासी कई कई बार भूखे पेट ही सो जाते हैं। ज्यादातर लोग तो आधे भूखे ही सोते हैं, क्योंकि खुद ही खेती करके अनाज उत्पन्न करना पड़ता है और वो कभी पूरा नहीं पड़ता। मुझे एक बात का मान भी होता है और उसको देखकर शर्म भी महसूस होती है। हर 26 जनवरी के दिन हमारी सरकार आदिवासियों के एक समूह को भी दिल्ली बुलवाती है और वो आदिवासी 26 जनवरी की परेड में खूब नाचते और गाते हैं। उनके नाच को देखकर विदेश से आए अतिथि भी खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि आदिवासी भूखे पेट या आधा पेट खाकर नाच रहे हैं। वो बेचारे तो नाचते गाते हुए धीरे धीरे राजपथ से ओझल हो जाते हैं, लेकिन उनके नाच का वीडियो देश के सैकड़ों टेलीविजन चैनलों पर कई कई दिन तक दिखाया जाता है। मैं जेल में बैठा बस यही सोचता रहता हूँ कि अगर मेरे जैसे नौजवान की पढ़ाई लिखाई से सरकार को इतनी परेशानी है तो फिर सरकार खोखले नारे क्यों देती है। हम अगर सरकार के विरुद्ध जरा से भी आवाज उठाते हैं तो नक्सलवादी कहलाने लगते हैं। न जाने कब मैं जेल से छूटूंगा और न जाने फिर से लोगों को पढ़ाने लिखाने के मिशन पर लगूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ लगा हुआ ये आदिवासी नाम हट जाए और हम भी सिर्फ अपने सामान्य नामों से पहचाने जाए। तभी एक हवलदार की जोरदार आवाज आई, ओए जंगली, क्या लिख रहा है इस डायरी में? क्या करेगा लिखकर? क्योंकि रहेगा तो तू बनवासी आदिवासी। चल चल, खाने का समय हो गया, आजा खाना खा ले। मैंने डायरी बंद कर दी, लेकिन मन में कुछ देर के लिए एक उमंग फिर से तैर गई, क्योंकि एक बार फिर से पेट भर खाना मिलने वाला था। लेकिन जेल में तीनों टाइम खाता खाते समय मुझे गांव के अपने लोगों की याद आती, जो दाने दाने को मोहताज रहते। मैं अपनी डायरी जारी रखूंगा और इसके आगे की बात आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। इंतजार कीजिएगा। आपका क्या लिखूं, आदिवासी भाई या डॉक्टर रमन्ना कुल्लू?